I am Shantanu Shukla, conducting to chemistry class 9, lesson 3rd. This lesson is the new lesson. Lesson name is atoms and molecules. ये नया लेसन है, लेसन का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब तक हम लोग मैटर्स के बारे में पढ़े थे। बिफोर यू आर टीच टू अबाउट ऑफ द मैटर्स, व्हाट इज द मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर्स, स्टेज चेंज ऑफ द मैटर्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ द मैटर्स, सब काइंड ऑफ सॉल्यूशन, सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में हम लोग पढ़े। अब उस मैटर्स के जो टीनी पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है ना। वेरी जो हम लोगों को वो दिखता नहीं, वी कैन नॉट सी बाय नेकेड आई, दीज आर लुक ओनली माइक्रोस्कोप, दो पार्टिकल्स आर स्टडी दिस लेसन्स, है ना। इस लेसन के अंदर हम ऐसे मैटर्स के पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो दिखता नहीं है, neither can be looked or seen, only we see by electron microscope or experimentally studied by these particles। तो इसमें क्या है, किसके बारे में डिस्कस करना है? अबाउट द वेरियस लॉ। कौन कौन से लॉ है? एटम्स कंबाइंड फॉर ए मॉलिक्यूल्स, सिंबल्स ऑफ द फार्मूला एंड एटम्स एंड ए मॉलिक्यूल्स, वेरियस अवे ऑफ द एक्सप्रेशन हियर ए मास। जो मास के रूल्स हैं उसके बारे में कौन सा रूल है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है? व्हेनेवर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर form the products, element combine together form to a compounds, but these are applied to a different rules. These rules is the called of the law of chemical combinations। अर्थात एक रिएक्टेंट अभिकारक दूसरे अभिकारक से क्रिया करके नए प्रोडक्ट बनाता है, तत्व दूसरे तत्वों से क्रिया करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इनके नए तरह के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन प्रोडक्ट बनने के लिए इसमें एक निश्चित तरह के रूल्स अप्लाई होते हैं। उसी रूल्स को ही हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशंस रूल्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? केमिकल कॉम्बिनेशंस रूल्स कहते हैं। ये रूल्स 5 हैं, लेकिन आपके बुक्स में मात्र 2 ही के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, थर्ड है गैसीय रूल्स, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल रूल्स। ये रूल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन हम लोगों को मात्र 2 ही के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से वो 2 हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट क्या रूल्स है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन रूल्स के बारे में सबसे पहले एंटोनियो लेओजियर लेट्स एंड ए फाउंडर्स द केमिकल कॉम्बिनेशंस रूल्स में इस रूल्स के बारे में अलग अलग तरह के साइंटिस्टों ने अपने अपने तरह के प्रपोज किया है, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। 1-2 साइंटिस्टों के बेस के आधार पर हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन रूल्स। अब क्या है इसके बारे में? इट्स दैट मास कैन नॉट बी ए क्रिएटिव nor be destroyed during the chemical reaction. This means that any chemical reactions, the total mass of the reactant equal to the total product of the reactant। अर्थात किसी भी रासायनिक क्रिया में
जितने रिएक्टेंट भाग लेते हैं उस रिएक्टेंट की मात्रा, क्वांटिटी या मास उसके प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, अर्थात प्रोडक्ट मास इक्वल टू द रिएक्टेंट मास। क्या मैंने बोल दिया? तो ये टोटल रिएक्टेंट की क्वांटिटी जितनी होगी उतनी ही क्वांटिटी उसकी प्रोडक्ट की होगी, या जितना प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगा, मास होगा, उतना ही क्वांटिटी आपके रिएक्टेंट इक्वल टू दी मास, रिएक्टेंट इक्वल टू दी मास। रिएक्टेंट की मात्रा क्या होगी? मास या प्रोडक्ट की मात्रा के जो है बराबर होगी। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor we can be destroyed, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपकारक की मात्रा अपकर्मक की मात्रा के बराबर होती है, उसके मात्रा में कोई डिस्टर्बेंस, कोई घटोत्तरी या बढ़ोतरी नहीं होती है, बल्कि उतनी ही जो है होती है जितना कि उसका रिएक्टेंट है, उतना ही मात्रा उसका प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक जो है रिएक्टेंट में सिंपल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, टेक वन फ्लास्क, यू आर फिल्ड टू सैंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं? बालू भरते हैं। बालू भरने के बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा इस पर P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या रखते हैं? Phosphorus pentaoxide are filled in this flask, and this flask are measured by chemical balance। अर्थात एक फ्लास्क में, इस फ्लास्क के अंदर सैंड भर फिल कर दें, सैंड के ऊपर P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को फिल कर दें और इसको मेजर तौल लें। माप करने के बाद इसकी मात्रा मान लीजिए x है। अब क्या करें? इसको हम लोग फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को बर्न कर जला दें और जलाने के बाद इसको कांच से पूर्णतः जो है फिलअप कर कि इसके अंदर के जो गैस है वो निकलने लगे, वो गैस जो है निकलने लगे है, उसको फिलअप कर दें, लॉक करने के बाद इसको पुनः जो है तौले, तो ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बर्न होकर के ये गैसियस स्टेट में जो है चेंज, इस स्टेट में गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। अब चेंज गैसियस स्टेट को भी हम लोग मेजर करें तो इसकी भी मात्रा उतनी ही होगी जितना कि इसकी मात्रा पहले थी, अर्थात रिएक्टेंट क्वांटिटी आर इक्वल टू द प्रोडक्ट क्वांटिटी। क्या सिद्ध प्रूफ हुआ कि रिएक्टेंट की जितनी मात्रा थी उतनी ही मात्रा उसके प्रोडक्ट की मात्रा होती है। मात्रा में कोई चेंजिंग नहीं होती, नो चेंजिंग ऑफ द ये जो है क्वांटिटी ऑफ द मास, उस मास के मात्रा में कोई चेंजिंग जो है नहीं होती। इसलिए इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed during the chemical reaction। This means that in any chemical reaction the total mass of the reactant is equal to the total mass of products। ना total reactant equal to the total mass of ये products। किसके किसकी मात्रा बराबर होती है? रिएक्टेंट की मात्रा उसके प्रोडक्ट की मात्रा के इक्वल होती है। ये मैंने एक्सप्लेन किया। और भी इसमें ये जो है आपको जो है एग्जाम्पल दिए जा सकता है। एक जो है बैरोमीटर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
AgCl इसमें डालो, इसमें NO3 AgCl plus NaNO3 is equal to AgNO3 plus NaCl. These are proposed to Lokomonosov. Scientists were take to one H type of barometers. क्या दिया? H type of barometer को दिया. इस बैरोमीटर में एक सिरे से वन हेड से सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन इसमें डिजॉल्व मिलाया, दूसरे सिरे से इसमें यह है सोडियम नाइट्रेट को डिजॉल्व मिलाया, दोनों को तौल लिया है ना, AgCl प्लस NaOH3, इसकी मात्रा X मान, इसकी मात्रा Y मान है ना, दोनों की मात्रा यह है निश्चित X और Y। ये दोनों रिएक्टेंट कौन कौन? AgCl एंड NaOH3 रिएक्टेंट करके नए प्रोडक्ट बनाए। क्या बनाए? सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। इस सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की भी मात्रा XY की मात्रा के बराबर है। The quantity of the AgNO3 and NaCl is the equal to the total reactant of the AgCl X plus NaNO3Y। इससे यह सिद्ध होता है alchemical reaction is the follow to the law of mass conservation of the mass rules। जितने भी रासायनिक क्रिया होती है वो सभी के सभी लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन रूल्स को फॉलो करते हैं, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रूल्स को फॉलो करते हैं, है ना। अब इसमें आपको जो है कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट कैसे करना, इस पर न्यूमेरिकल से सॉल्व करना होगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना। लेकिन एक बार मैं फिर से इसको रिवीजन कर रहा हूँ। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? इसमें हमने बोला it is stated that man can neither can be created nor can be destroyed during the chemical reaction। अर्थात जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनकी मात्रा रिएक्शन की पहले और रिएक्शन के बाद दोनों इक्वल, अर्थात रिएक्टेंट की क्वांटिटी इक्वल देन दी प्रोडक्ट क्वांटिटी। रिएक्टेंट की क्वांटिटी प्रोडक्ट की क्वांटिटी दोनों क्या होंगे? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं ना। इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अपीयर ऑफ द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट क्वांटिटी आर इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट क्वांटिटी। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट क्वांटिटी। एग्जांपल मैंने क्या दिया? टेक टू वन फ्लास्क एंड फिल द सैंड, keep the upper part of the phosphorus pentoxide. These flasks are a measure in the chemical balance. These quantities are X. During the chemical reactions, burning after to the total mass of the flask is the equal of the X। अर्थात इसकी भी मात्रा कितनी होगी? X के ही बराबर। The before reactant equal to the after reactants are मास आर इक्वल टू, दोनों की क्वांटिटी क्या होगी? इक्वल होगी। इसको हम ऐसे लोकोमोनोसोव के अनुसार जो एक्सप्लेन किया, टेक टू वन H टाइप ऑफ बैरोमीटर्स, टेक टू वन H टाइप ऑफ बैरोमीटर्स, वन बैरोमीटर्स पाइप dissolved into silver chloride and second pipe dissolved into sodium nitrate। When the react of the AgCl and NaNO3 and AgNO3 and NaCl, those AgNO3 and NaCl quantity are equal to the
AgCl and NO3. Yes. AgCl plus NaNO3 is equal to AgNO3 plus NaCl. इसकी मात्रा X, इसकी मात्रा Y, इसकी भी मात्रा कितना होगा? दोनों की मात्रा जो होगा वो भी क्या होगा? X। यही मैंने एक्सप्लेन किया। अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना? उस न्यूमेरिकल में आपकी कुछ जो है क्वांटिटी दिया रहेगा, उसको सेकेंड क्वांटिटी को आपको वो कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दे दिया जाए NaNO3 प्लस HCl is equal to NaCl प्लस HNO3। इसकी क्वांटिटी को आपको कैसे प्रूव करोगे कि ये केमिकल रिएक्शंस कंजर्वेशन ऑफ मास रूल्स को फॉलो करते हैं। यानी NO3 को 23 धन 14 धन 16 3 प्लस हाइड्रोजन 1 प्लस 35.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23 धन 14 धन 48 प्लस 36.5 8 4 12 12 3 15 4 4 5 3 8 8 9 धन 36.5 ये जो हो जाएगा 9 5 6 5 11 9 3 12 1 13.5 इसको आप दे दिया जाएगा 23 धन 35.5 तो हो जाएगा 5 3 8 2 3 3 2 5 10 पॉइंट। इसका कैलकुलेट करना होगा, है ना? तो ये कैलकुलेट करके हम लोग निकालेंगे। इसको भी कैलकुलेट करके निकालें। 1 प्लस 14 प्लस 16 48 तो हो जाएगा आपका 15 ये 8 4 12 1 13 4 1 5 5 1 6 दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 8 3 11 6 5 11 11 1 12 दशमलव गलत हो गया 8 3 11 1 6 5 11 1 12 0.5 यहाँ पे देखिए हम लोग क्या गलत किए हैं 8 4 12 12 1 13 4 1 5 4 1 5 इसमें 5 3 8 3 5 58.5 इधर देखो क्या गलत किया गया है 23 14 16 48 3 4 3 7 8 7 15 15 का 5 2 1 3 3 अच्छा 7 7 1 8 अब देखिए 6 5 11 3 8 3 11 1 121.5 इसका मतलब क्या है
total reactant quantity are equal to the total product quantity। अर्थात ये हमको एक मैथमेटिकल रूप से प्रूव भी करना होगा कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी उसके प्रोडक्ट की क्वांटिटी के जो है बराबर। भाई में आपको ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए दी जाएगा समीकरण, आपको ये पार्ट्स दे दिया जाएगा, ये पार्ट्स दे दिया जाएगा, ये पार्ट्स, एक पार्ट को आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करने के लिए जैसे हम एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एग्जांपल के आधार पर उसको जो है फाइंड करो। एग्जांपल CaCO3 plus HCl is equal to CaCl2 plus H2O plus CO2। अब इसमें जो है रूल्स को जो है फॉलो करना, क्या ये केमिकल कॉम्बिनेशन रूल्स को फॉलो कर रहा है, इसको आप जो है कैलकुलेट करोगे। मान लीजिए इसका हम वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू नहीं दिया, इसका वैल्यू दे दिया, कैसे फाइंड करोगे? तो ऐसे निकालोगे इसको। Ca का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 प्लस 2HCl, H का 1 प्लस Cl का 35.5 × 2%। ऐसे ही इसको निकालोगे। Ca का 40 प्लस क्या है 35 गुना 35.5 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 धन 16 नहीं निकालना है, इसको कैलकुलेट करना है, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का ये 16 गुना 32। अब यहाँ पर जिसको हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा उसको ऐसे मान करके ना, ऐसे कैलकुलेट करके इसको लगाओ। x मान लो, x मान करके उसको कैलकुलेट करोगे। अब क्या करें, इसको जो है डाउन कर जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ये सिंपल क्लास में बनाओ। 40 12 16 3 48 धन ये 35 36.5 गुणे 2 तो 2 बचे 10, 2 बचे 10 1 11 2 3 6 1 7 71। इसका टोटल मास कितना हो जाएगा? 1 8 1 9 9 2 11 11 1 यहाँ पर 7 1 8 8 4 12 12 1 13 13 4 17। ये इसके बाद यहाँ पर आप निकालोगे एक टोटल कितना हो जाएगा? इसको भी सिंपल क्लास में बदलोगे। 40 35.5 का 1 71 हो जाएगा प्लस x प्लस 44। इसको एक साथ में आप जोड़ दो, कितना जोड़ोगे? 44 ना, 44 और 4 1 5 4 7 4 11 11 4 15 ये हो गया। फिर से जोड़ दिए 4 1 5 4 7 4 11 11 4 15 प्लस x ये हो गया। अब जो है हमको कितना कैलकुलेट करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू 171 माइनस 155, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 1 11 में से 5 जा 6 में से 5 जा 1 यहाँ पर 16 गलत आ रहा है, ये जो है गलत आ रहा है। देखिए 18 आना चाहिए, 70 कितना होना चाहिए? 2 8 4 8 2 10 10 से 11 71 को 73। अब देखिए यहाँ पर आपका 40 12 16 3 48 73 ये आपका 73। अब देखिए 18 आना चाहिए यहाँ, कितना आ जाएगा? 3 में से 5 10 3 13 13 में से 5 है
8 5 13 यहाँ पर 18। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी H2O की? X = आपका 18। ये X से है, इसको कंप्लीट। ऐसे आपको कई और न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। मान लीजिए इधर दे दिया है, इधर दे दिया है, X का मान करके निकालना होगा, और भी ऐसे कैलकुलेट करके आपको निकालना होगा। हमको कैसे मालूम होगा कि ये जो है गलत है? 16 आ रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन H2O का जो है मॉलिक्यूल्स जो है नंबर जो आपका आता है वो 18 आता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स जो है टोटल नंबर जो है 44 आता है। ऐसे जो है सभी कंपाउंड्स के जो है मॉलिक्यूल्स एक निश्चित होते हैं, उसी निश्चित आधार पर हम लोग उसको कैलकुलेशन करते हैं। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा, बुक्स में कम होगा, लेकिन अन्य बुक्स में जो है कई प्राइवेट राइटर के बुक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, और ऐसे कैलकुलेशन करके आपको निकालना है। थैंक यू।